मैम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड एनसीईआरटी की जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 1, यानी कि रियल नंबर्स। अभी 10th स्टैंडर्ड में ये जो चैप्टर है वो आपको दो अलग अलग ग्रुप, यानी कि बेसिक एंड स्टैंडर्ड वालों के लिए सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो चैप्टर 1 जो है सिर्फ वेटेज के हिसाब से दोनों के लिए अलग अलग है। बाकी आपको जो सारे चैप्टर पढ़ने हैं वो तो आपको सेम ही चैप्टर पढ़ने हैं। जैसे कि बेसिक वालों के लिए चैप्टर 1 जो है रियल नंबर्स, उनके लिए सिर्फ दो क्वेश्चन आते हैं, वो भी 1 1 मार्क के। यानी कि बेसिक वालों के लिए सिर्फ 2 मार्क्स का ही ये चैप्टर है। एंड स्टैंडर्ड वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए टोटल 4 मार्क का चैप्टर है। उनके लिए दो 1 1 मार्कर तो आएंगे ही, लेकिन एक जो है वो 2 मार्कर क्वेश्चन भी इस चैप्टर में से आता है। तो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में आपको सारे चैप्टर तो वही पढ़ने हैं, बेसिक वालों को एंड स्टैंडर्ड वालों को। सिर्फ सभी चैप्टर का जो वेटेज है वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। अभी सबसे पहले आ गया रियल नंबर्स। रियल नंबर में सबसे पहला जो थियरम आपको टेक्स्ट बुक में दिया गया है वो थियरम कुछ ऐसा है। थियरम है फंडामेंटल थियरम ऑफ एरिथमेटिक। ये थियरम क्या कहता है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी expressed as a product of primes, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factor occur। अब यहाँ पे देखिए दो नंबर्स आए। सबसे पहले आया कॉम्पोजिट नंबर्स एंड प्राइम फैक्टर, वो आप ऑलरेडी पढ़ गए हैं स्टैंडर्ड 9th में। प्राइम नंबर क्या होते हैं? तो ऐसे नंबर जो सिर्फ 1 से डिविजिबल हो या फिर खुद से डिविजिबल हो उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। जैसे कि 2 जो है वो प्राइम नंबर है। 2 को हम सिर्फ 1 से डिवाइड कर सकते हैं या फिर 2 से डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद 3 जो है, 3 भी क्या आता है, प्राइम नंबर। उसको हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं एंड 3 से डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद आता है 5। 5 को हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं एंड खुद 5 से ही डिवाइड कर सकते हैं, बाकी कोई नंबर नहीं है। तो उसको बोलते हैं हम प्राइम नंबर्स। एंड दूसरा नंबर यहाँ पे आया कंपोजिट नंबर। ये जो है वो आपके लिए काम का नंबर है। क्यों? क्योंकि इसमें से 1 मार्कर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले डिफाइन कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो कंपोजिट नंबर की डिफाइन ऐसी है कुछ: a whole number greater than one that has more than two factors या फिर divisors, meaning it's divisible by number one other than one and itself। यानी कि ऐसा नंबर जो 1 से एंड खुद से सिर्फ डिविजिबल होना नहीं चाहिए, यानी कि किसी भी और नंबर से भी डिविजिबल होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। एग्जाम्पल देखते हैं कि 1 जो है उसके फैक्टर्स तो क्या होगा, 1 इंटू 1। 2 जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 2। अभी यहाँ पे देखिए इसके कितने फैक्टर हैं, दो ही फैक्टर हैं। इसके भी दो ही फैक्टर है। लेकिन फॉर्मूला में क्या दिया गया है डिफाइन में कि कंपोजिट नंबर किसे बोलते हैं, जिसके 1 से एंड खुद से डिविजिबल होने के अलावा बाकी किसी भी नंबर से डिविजिबल होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। इन शॉर्ट कंपोजिट नंबर उसे बोलते हैं जो नंबर के डिविजिबल नंबर जो है वो 2 से ज्यादा है। अभी यहाँ पे देखिए इसके डिविजिबल नंबर क्या है, 2 है। वैसे 3 के लिए भी क्या होगा, 1 इंटू 3, 1 से डिविजिबल होगा, 3 से डिविजिबल होगा। वैसे ही 4 जो है वो 1 से डिविजिबल होगा, 2 से भी डिविजिबल होगा एंड 4 से भी डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे देखिए इसके डिविजिबल नंबर कितने मिले हमको, 3 डिविजिबल नंबर मिले, यानी कि 2 से ज्यादा हुए। तो 4 जो है वो
किस में आएगा, कंपोजिट नंबर में आएगा। सो आपको ये चीज याद रखनी है, जब आपको दिया जाए कि 1 से 100 तक आपको कंपोजिट नंबर लिखने हैं, तो सबसे पहला कंपोजिट नंबर कौन सा आएगा, 4। उसके बाद आएगा 6। वैसे ही आपको कंटिन्यू लिखते जाना है। सो इन शॉर्ट, कंपोजिट नंबर किसे बोलते हैं, जो भी नंबर आपको दिया जाए वो अगर डिविजिबल नंबर है, एंड वो जो डिविजिबल नंबर है वो 2 से ज्यादा उसके डिविजिबल नंबर मिलते हैं, तो हम कह सकते हैं कि गिवन जो नंबर है वो क्या है, कंपोजिट नंबर है। अभी आप बोलेंगे कि इसमें क्या आईएमपी है। सो यहाँ पे एग्जाम में आपको पूछ सकते हैं, ऑप्शन दिए जाए एमसीक्यू में कि फाइंड आउट द कंपोजिट नंबर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो आपको 4 ऑप्शन देंगे एंड आपको ये क्वेश्चन दिया होगा। सो ये ऐसा 1 मार्कर क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम के लिए बन सकता है, फ्रॉम द कंपोजिट नंबर। सो ये चीज आपको याद रखनी है। कंपोजिट नंबर आपको क्लियर हो गया। अभी उसके बाद देखते हैं हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन आपने ऑलरेडी किया हुआ है 9th स्टैंडर्ड में। जैसे आप नॉर्मल फैक्टर्स निकालते थे, वैसे ही यहाँ पे फैक्टर्स आपको निकालने हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल देते हैं कि एग्जाम्पल दिया हुआ है 32760, इसके निकालने हैं प्राइम फैक्टर्स। तो हम क्या करते हैं, इस तरह से टेबल प्रिपेयर करते थे, 32760। सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा 16380। वापस से 2 से डिविजिबल होगा, सो हमको मिलेगा 8190। लास्ट में अभी भी 0 है, तो वापस 2 से डिविजिबल होगा, वापस 2 से डिविजिबल होगा तो मिलेगा 4095। अभी 2 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि लास्ट में क्या आ गया, 5 आ गया। अभी इसका सम देखिए क्या है, 4 + 9 13, 13 + 5 यानी कि 18। 18 जो है वो 3 से डिविजिबल है, यानी कि ये जो नंबर है वो 3 से डिविजिबल होगा। सो 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा 1365। अभी इसका दम सम देखिए, इसका सम क्या होता है, 15। तो वापस ये भी 3 से डिविजिबल होगा। सो वापस इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा 455। अभी इसका सम होता है 14, तो 3 से डिवाइड नहीं होगा, लास्ट में आया 5, तो किससे डिवाइड होगा, 5 से। इसको अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा 91। 91 जो है उस 7 से डिविजिबल होगा, यानी कि मिलेगा 13, एंड 13 = 1। सो ये हो गए उसके फैक्टर्स, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 3 × 5 × 7 × 13। एंड इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स, तो 2⁻3। × 3 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, तो 3⁻2 × 5 × 7 × 13। अभी यहाँ पे भी 1 मार्कर क्वेश्चन बन सकता है। कैसे, वो हम देखते हैं। एक बार एग्जाम में ऐसा पूछा गया था कि मान लो कि ये हमको नंबर दे दिया गया 32760, एंड इस तरह से दिया गया 2⁻x × 3⁻y × 5 × 7 × 13। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x एंड y, वो आपको फाइंड आउट करनी थी। सिंपल 1 मार्कर क्वेश्चन है ये वाला। तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में 1 मार्कर क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि फैक्टराइज नंबर दिया जाए, उसको फैक्टराइजेशन करना है, जहां पे आपको पावर फाइंड आउट करने होगी। सो ऐसा भी 1 मार्कर क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। उसके बाद इसमें जो टॉपिक आता है वो देखते हैं। उसके बाद जो टॉपिक आता है वो भी आपने ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड में किया हुआ है, एलसीएम एंड एचसीएफ, लीस्ट कॉमन फैक्टर्स एंड हायर कॉमन फैक्टर्स। अभी एलसीएम क्या होता है एंड एचसीएफ क्या होता है वो हम एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमको दो नंबर दिए जाए, 8 एंड 20। ये दो नंबर हमको दिए गए हैं।
इन दोनों नंबर का हमको फाइंड आउट करना है, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। चलिए देखते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको जो दो नंबर दिए जाए उसका क्या निकालना है, फैक्टर्स। जैसे कि 8 जो है उसके फैक्टर्स क्या होंगे, 2 × 2 × 2 हो गए। 20 20 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 से डिवाइड होगा तो 10 बचेगा, 10 जो है वो वापस 2 से डिवाइड होगा तो 2 × क्या आएगा, 5। सो ये हो गए 20 के फैक्टर्स। अभी यहाँ पे एलसीएम ऑफ 8 and 20 क्या होगा। सो एलसीएम ऑफ 8 and 20, एलसीएम क्या होता है, तो एलसीएम मतलब जो भी कॉमन है। यहाँ पे देखिए दोनों नंबर में क्या है, 2 कॉमन है, वापस से 2 कॉमन है। तो जो कॉमन है उसको वन टाइम ही लिखना है, यानी कि 2 × 2 कॉमन है तो वन टाइम लिखा। बाकी का जो बचा वो आपको मल्टीप्लाई करना है, तो बाकी बचा 2, सो 2 से मल्टीप्लाई होगा। बाकी बचा 5, सो 5 से मल्टीप्लाई होगा। 5 × 2 = 10, 10 × 2 = 20, 20 × 2 = 40। तो इसका मतलब ये हुआ कि 8 and 20 उसका एलसीएम क्या होगा, 40। एंड एचसीएफ ऑफ 8 and 20 वो क्या होता है, तो वो होता है जो कॉमन है, सिर्फ आपको वही कंसिडर करना है, यानी कि 2 × क्या होगा, 2। तो आंसर क्या हो जाएगा, 4। यानी कि 8 and 20 उसका एचसीएफ वो क्या हो जाएगा, 4। समझ गए। एलसीएम मतलब क्या होता है, जो कॉमन है वो वन टाइम लिखना है, एंड बाकी का जो बचा उसको मल्टीप्लाई करना है, वो हो गया एलसीएम। एंड एचसीएफ वो क्या होता है, जो दो नंबर आपको दिए जाए उसको जो कॉमन है वही सिर्फ आपको कंसीडर करना है। अभी यहाँ पे एक फॉर्मूला आईएमपी आपके लिए ये वाली है कि एलसीएम ऑफ एनी टू नंबर ए एंड बी, उसका मल्टीप्लिकेशन अगर हम एचसीएफ ऑफ उसी दो नंबर से करें तो हमको आंसर क्या मिलता है, जो दो नंबर दिए गए हैं उन दोनों नंबर का क्या मिलता है, मल्टीप्लिकेशन मिलता है। चलिए देखते हैं, चेक कर लेते हैं इसको कि हमने जो फॉर्मूला दी गई है वो सही है कि नहीं। अभी यहाँ पे देखिए एलसीएम ऑफ ए एंड बी, तो एलसीएम ऑफ 8 and 20 क्या मिला, 40। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 40 इंटू एचसीएफ ऑफ ए एंड बी, वो क्या मिला, 4। सो 40 × 4 वो किसके इक्वल होगा, 8 जो दो क्वेश्चन है वैल्यूज उसके इक्वल होगा, यानी कि 8 × 20। सो 40 × 4 यानी कि होगा 160, एंड इसका भी आंसर क्या होगा, 160। सो ये फॉर्मूला आपके लिए मोस्ट आईएमपी है, जहां पे आपको 2 मार्कर के क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं एंड 1 मार्कर के क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं कि आपको ए एंड बी दिया हो एंड एलसीएम दिया हो या फिर एचसीएफ दिया हो, किसी भी वन टर्म को क्या रखेंगे, मिसिंग रखेंगे, एंड आपको वो मिसिंग टर्म फाइंड करने की होगी। तो ऐसा भी 1 मार्कर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर ए एंड बी की वैल्यू अगर बड़ी हो सो वो 2 मार्कर क्वेश्चन भी हो सकता है। तो आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.1, उसमें यही कॉन्सेप्ट अप्लाई होते हैं। सबसे पहला है कंपोजिट नंबर वाला, उसके बाद आता है प्राइम फैक्टराइजेशन, एंड उसके बाद है एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ गिवन वैल्यूज। अभी उसके बाद आता है हमारा एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 कुछ ऐसा है हमारे पास, कंसिडर द नंबर्स 4 raised to n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, यानी कि 1 से लेके इंफिनिटी तक आप नंबर ले सकते हैं। चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 raised to n एंड विथ द डिजिट 0।
यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे अगर हम n की पावर नेचुरल नंबर में से ले, यानी कि 1 से इंफिनिटी के बीच में कोई भी वैल्यूज ले, तो हमको चेक करना है कि कोई ऐसा नंबर हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा जिसमें लास्ट में क्या आता हो, जीरो आता हो। वो हमको यहाँ पे चेक करना है। तो वो कैसे चेक करेंगे? अभी ये जो वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बेसिक स्टूडेंट के लिए नहीं है, क्योंकि ये 2 मार्कर क्वेश्चन है, सिर्फ स्टैंडर्ड वालों के लिए ये क्वेश्चन आईएमपी है। अभी इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि हमको चेक क्या करना है कि लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, जीरो होगा कि नहीं। अभी हमको पता है कि लास्ट डिजिट जीरो, इसका मतलब ये हुआ कि मान लो कि हमने ले लिया 10, तो उसके दो फैक्टर क्या हो गए, 2 × 5 होगा। तो कोई भी नंबर जिसके लास्ट में क्या आता हो, जीरो आता हो, उसके दो फैक्टर तो हमको मिलने ही चाहिए। 2 मिलना चाहिए एंड 5 मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या है? वैल्यू हमारे पास है 4⁻n। तो 4 के दो फैक्टर हम लिख सकते हैं 2 × 2⁻n। अभी यहाँ पे होगा क्या, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2⁻n × 2⁻n। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे n की जगह पे अगर हम 1 ले तो 2 × 2 होगा। ऐसे ही अगर हम n की पावर बढ़ाते जाए, 2 ले, तो क्या होगा, 2 × 2 × 2 × 2 होगा, 4 टाइम्स। सो यहाँ पे होगा क्या, सभी जो वैल्यूज है यानी कि जो फैक्टर्स है, वो हमको क्या मिलेगा, सिर्फ 2 ही मिलेगा। यहाँ पे दूसरा जो फैक्टर है लास्ट में जीरो आने के लिए, 5, वो यहाँ पे हमको नहीं मिलेगा। वो हम किसके ऊपर से कह सकते हैं, इसके ऊपर से हम ये कह सकते हैं। सो हियर, यहाँ पे हम आंसर में ऐसा लिख सकते हैं कि हियर 4⁻n is only give us a 2 as a factor, and if last digit is 0, then we want 2 and 5 both as a factor, but we have only 2 as a factor. So 4⁻n has no last digit 0। यानी कि 4⁻n जहां पे n की वैल्यू नेचुरल नंबर में से अगर ले, तो वहां पे कोई भी ऐसे नंबर नहीं मिलेगा कि लास्ट में क्या आता हो, जीरो आता हो। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि यहाँ पे दो फैक्टर चाहिए, 2 और 5, लेकिन यहाँ पे 4⁻n में सिर्फ 2 ही फैक्टर में मिलता है, उसकी वजह से। तो ये हो गया उसका आंसर। इतना आप लिखोगे तो 2 मार्क का क्वेश्चन हो जाएगा। अभी उसके बाद आता है हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। तो एग्जाम्पल नंबर 2 ऐसा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ अ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सिंपल जो मेथड है नॉर्मल प्राइम फैक्टराइजेशन, उसको यूज करके एलसीएम एंड एचसीएफ इन दो नंबर का फाइंड आउट करना है। चलिए देखते हैं तो कैसे फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले तो 6 के जो फैक्टर्स है वो लिख लेते हैं। 6 के जो दो फैक्टर है वो क्या हो गए, 2 × 3। एंड 20 के जो दो फैक्टर है वो क्या होगी, 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 मिलेगा, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 मिलेगा। यानी कि 2 × 2 × 5, ये हो गए 6 के फैक्टर्स एंड 20 के फैक्टर्स। इन दोनों नंबर का क्या निकालना है हमको? सबसे पहले तो एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम ऑफ 6 and 20, वो क्या होगा? एलसीएम क्या होता है, जो कॉमन है वो 1 टाइम लिखना है। दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ 2 है।
तो 2 को 1 टाइम लिखा, बाकी बचा क्या वो लिख लेना है। तो बाकी बचा 2 इंटू 3 इंटू 5। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 4 इंटू 3 12 इंटू 5 यानी कि 60। यहाँ पे एलसीएम ऑफ 6 and 20 वो क्या मिल गया हमको 60 जो हमको फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था। एंड उसके बाद सेम उसी तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं HCF ऑफ 6 and 20। वो तो बहुत ही सिंपल है। HCF में क्या होता है, जो दो नंबर आपको दिए गए हैं उसमें जो कॉमन है सिर्फ उसी को कंसीडर करना है। दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ 2 है। तो HCF क्या हो जाएगा हमारा 2। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। फिर उसके बाद आता है हमारा एग्जाम्पल नंबर 3। तो एग्जाम्पल नंबर 3 ऐसा है, फाइंड द HCF ऑफ 96 and 404 by the prime factorization method, hence find their LCM। यानी कि HCF फाइंड करने के बाद क्या फाइंड करना है, LCM। चलिए देखते हैं तो इस वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे हमको जो दो नंबर दिए गए हैं उसके क्या निकालने हैं, फैक्टर्स निकालने हैं। सबसे पहला नंबर जो है वो क्या है, 96 है। तो 96 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 48। वापस 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 24। वापस 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 12। वापस 2 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 6। एंड वापस 2 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 3 3 1। तो ये हो गए 96 के फैक्टर्स। तो यहाँ पे लिख लेते हैं उसके फैक्टर्स। सो 96 के फैक्टर्स हमको मिले 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ये हो गए 96 के फैक्टर्स। उसी तरह से हमको फैक्टर्स निकालने हैं दूसरे नंबर के। क्या दूसरा नंबर है, 404। 2 से डिवाइड करेंगे तो 202 मिलेगा। वापस 2 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 101। 101 जो है वो प्राइम नंबर है। सो यहाँ पे हमको 404 जो है उसके फैक्टर्स मिल गए 2 इंटू 2 इंटू 101। अभी यहाँ पे हमको फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है HCF। सबसे पहले HCF फाइंड करना है। सो HCF ऑफ गिवन टू नंबर 96 एंड 404। HCF क्या होता है, दोनों में जो कॉमन है सिर्फ वही लिखना है। सो दोनों में कॉमन देखिए, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 2 है एंड यहाँ पे भी क्या है, 2। तो यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या है, 2 इंटू 2 यानी कि कॉमन हो गया 4, यानी कि HCF हो गया हमारा 4, जो हमको फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। एंड लास्ट में क्या बोला गया है, एंड उसके बाद फाइंड आउट करना है LCM भी फाइंड आउट करना है। सो LCM ऑफ 96 एंड 404 क्या होगा, जो कॉमन है। एलसीएम क्या होता है, जो कॉमन है वो ही लिखना है। तो 2 इंटू 2 तो लिखा है एंड बाकी के जो नंबर्स बचे उसका मल्टीप्लिकेशन। सो उसके बाद 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 3 इंटू 3 आ जाएगा इंटू 101। अभी इसका हम अगर मल्टीप्लिकेशन करें तो यहाँ पे देखिए ये क्या होगा, 2 कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स, तो 2 रेज टू 5 होगा। इंटू 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 303। 2 रेज टू 5 यानी कि वो क्या होगा, 2 रेज टू 5 अगर हम करेंगे तो हमको मिलेगा 32 इंटू 303। 32 इंटू 303 अगर हम करेंगे तो हमको मिलेगा 9696। तो ये हो गया LCM ऑफ 96 एंड 404। अभी यहाँ पे दूसरी मेथड भी हम अप्लाई कर सकते हैं। कौन सी मेथड, हमारे पास एक फॉर्मूला है कि LCM ऑफ एनी टू नंबर A एंड B
उसका मल्टीप्लिकेशन अगर हम HCF ऑफ उसी नंबर A एंड B से करें तो उसका आंसर हमको क्या मिलता है, A इंटू बी मिलता है। हमको फाइंड आउट करना है LCM ऑफ 96 एंड 404। सो A इंटू बी क्या हो जाएगा, 96 इंटू 404 अपॉन HCF डिवीजन में चला जाएगा, 96 एंड 404। सो 96 इंटू 404 अपॉन HCF क्या मिला था, 4, तो डिवाइड बाय 4। सो 4 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 101। सो 101 इंटू 96 करेंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा 9696। तो ये हो गया LCM ऑफ 96 एंड 404। आप ये मेथड भी अप्लाई कर सकते हो एग्जाम में एंड ये वाली मेथड भी अप्लाई कर सकते हो, दोनों में से कोई भी मेथड आप एग्जाम में अप्लाई कर सकते हो। ये वाला जो क्वेश्चन है वो भी 2 मार्कर क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। इसके बाद आता है हमारा एग्जाम्पल नंबर 4। तो एग्जाम्पल नंबर 4 कुछ ऐसा है, फाइंड द HCF and LCM of 6, 72 and 120 using the prime factorization method। ये जो क्वेश्चन है वो स्टैंडर्ड वालों के लिए ही है, बेसिक वालों के लिए ये क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन 2 मार्कर क्वेश्चन है। अभी यहाँ पे 3 नंबर है, उसके LCM एंड HCF यहाँ पे हमको फाइंड आउट करना है। चलिए देखते हैं तो इस वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते थे। जैसे 2 नंबर के लिए करते ही वैसे ही सेम, सबसे पहले तो क्या निकालना है, फैक्टर्स। तो 6 है, उसके फैक्टर्स तो सिंपल है, 2 इंटू 3। उसके बाद 72 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 36, वापस 2 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 18, वापस 2 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 9, 3 से डिवाइड होगा 3, 3, 1। सो 72 उसके फैक्टर्स क्या मिल गए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। एंड उसके बाद नंबर दिया गया है 120, उसके भी फैक्टर्स निकाल लेते हैं। सो 120 उसको अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो होगा 60, वापस 2 से तो 30, वापस 2 से तो 15, 3 से डिवाइड होगा सो 5, 5 एंड 1। सो ये हो गया उसके फैक्टर्स 120 के। सो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अभी यहाँ पे HCF निकालना तो बहुत ही सिंपल है, 3 नंबर का HCF ऑफ 6, 72 एंड 120। HCF में हम क्या करते हैं, जो कॉमन है सिर्फ वही लेना है, तो 2 सब में कॉमन है, 3 भी सब में कॉमन है। सो यहाँ पे HCF ऑफ 6, 72 एंड 120 वो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 यानी कि 6। वो तो बहुत ही सिंपल है, लेकिन LCM में आपको यहाँ पे खास ध्यान रखना है। जब भी आपको 3 नंबर का क्या निकालना है, LCM निकालना है, तब आपको जो भी नंबर्स दिए गए हैं उसमें जो फैक्टर्स है उसमें प्राइम नंबर जो है उसकी मैक्सिमम पावर ही सिर्फ कंसिडर करनी है। कैसे, यहाँ पे देखिए 2 रेस टू 1 है, 3 रेस टू भी 1 है। यहाँ पे 2 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स, तो 2 रेस टू हो जाएगा 3 एंड 3 रेस टू हो जाएगा 2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 रेस टू 3 इंटू 3 रेस टू 1 इंटू 5 रेस टू 1। तो यहाँ पे देखिए कितने प्राइम नंबर है, टोटल 3 प्राइम नंबर है। एक तो 2 है, उसके बाद 3 है एंड उसके बाद 5 है। सिर्फ आपको उसकी मैक्सिमम पावर ही कंसिडर करनी है। तो 2 की मैक्सिमम पावर क्या है, 3 है। सो 2 रेस टू 3। 3 की मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। एंड 5 की मैक्सिमम पावर क्या है, 1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। 2 रेस टू 3 यानी कि होगा 8 इंटू 3 रेस टू 2 यानी कि होगा 9 इंटू 5। 8 5 जा 40, 40 इंटू 9 करेंगे तो हमको मिलेगा 360। यानी कि LCM ऑफ 6, 72 एंड 120 वो क्या मिल गया, 360।
जैसे हम दो नंबर के लिए करते थे कि जो कॉमन है वो लिखा एंड बाकी बचा उसका मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे वो चीज अप्लाई नहीं होती है। तो इसीलिए एग्जाम के लिए ये जो क्वेश्चन है वो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन हो जाता है। क्योंकि गलती आप क्या करोगे, एचसीएफ तो निकाल दोगे जो कॉमन है वो, लेकिन जब एलसीएम निकालोगे तो आपको क्या करना है, जितने भी प्राइम नंबर है उसकी सिर्फ मैक्सिमम पावर जो है वही कंसीडर करनी है। एंड यहाँ पे एक चीज और है कि जैसे टू नंबर के लिए फॉर्मूला है एलसीएम ऑफ एनी टू नंबर ए एंड बी इनटू, अगर हम एचसीएफ ऑफ एनी टू नंबर ए एंड बी करें सो ए इंटू बी मिलता है। ये टू नंबर के लिए तो सही है, लेकिन जब आपको थ्री नंबर्स दिए जाए तो वहां पे ये चीज अप्लाई नहीं होती है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। उसके बाद आता है हमारी एक्सरसाइज 1.1। तो देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 में कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ऐसा है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ये क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन है, वन मार्कर में आ सकता है। तो सबसे पहला जो उसमें क्वेश्चन है वो क्या है, 140। यानी कि 140 जो है उसको हमको प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिखना है, यानी कि 140 के फैक्टर्स निकालने हैं। सो 140 सबसे पहले तो डिवाइड होगा टू से, तो हमको मिलेगा 70। वापस इसको टू से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 35। अभी इसको हम थ्री से डिवाइड नहीं कर सकते, फाइव से डिवाइड करना पड़ेगा। फाइव से डिवाइड करेंगे तो सेवन फाइव जा 35। सो सेवन सेवन एंड वन। तो 140 जो है उसके फैक्टर्स हमको मिल गए, टू इंटू 5 इंटू 7। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2^2 इंटू 5 इंटू 7। सिंपल था। अभी उसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो है वो ऐसा है, 156। इसके फैक्टर्स निकालने हैं, तो चलिए देखते हैं, निकाल लेते हैं। 156 सबसे पहले तो टू से डिवाइड होगा, तो सेवन टू जा जो है वो 14 होगा, तो 14 नीचे लिखेंगे तो वन बचेगा, नीचे आएगा 16 हुआ। सो 7 2 8 जा 16। सो 78 मिलेगा। वापस इसको टू से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6, 6 नीचे लिखा, वन बचा नीचे आया, सो 18। सो यहाँ पे आएगा 39। वापस अभी इसको हम टू से डिवाइड नहीं कर सकते तो आते हैं थ्री पे। थ्री से डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9। 13 जो है वो प्राइम नंबर है, तो 13 1। तो 156 उसके फैक्टर्स हमको मिल गए, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2^2 इंटू 3 इंटू 13। सिंपल क्वेश्चन है। अभी उसके बाद थर्ड क्वेश्चन कुछ ऐसा है, 3825। इसके निकालने हैं हमको फैक्टर्स। अभी यहाँ पे 3825 लास्ट में क्या है, 5 है, तो टू से डिवाइड तो नहीं होगा। इसका सम देखिए क्या होता है, 3 + 8 11, 11 + 2 13, 13 + 5 यानी कि 18। 18 हुआ मतलब थ्री से डिवाइड होगा, तो थ्री से इसको डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा 1275। इसका सम अगर हम करेंगे तो क्या होगा, 1 + 2 3, 3 + 7 10, 10 + 5 15। तो वापस थ्री से डिवाइड होगा। सो वापस इसको अगर हम थ्री से डिवाइड करते हैं तो हमको मिलेगा 425। इसका सम क्या होता है, देखिए 11 होता है, तो 11 थ्री से डिविजिबल नहीं है, तो अब किससे डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा। इसको अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो हमको मिलेगा 85। अगेन 5 से डिवाइड करते हैं तो हमको मिलेगा
17, 17 जो है वो प्राइम नंबर है, सो 17 1। सो 3 8 2 5, इसके फैक्टर्स मिल गए 3 into 3 into 5 into 5 into 17। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 3 raised to 2 into 5 raised to 2 into 17। उसके बाद आता है फोर्थ क्वेश्चन 5005। अभी यहाँ पे 5005, इसका सम देखिए क्या होता है 10। तो 2 से भी डिविजिबल नहीं है, 3 से भी डिविजिबल नहीं है, डायरेक्ट किससे डिविजिबल होगा, 5 से। 5 से डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा 1001। अभी 5 के बाद डिवाइड किससे होगा, 7 से। सो 1001 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो हमको मिलेगा 143। अभी 143 जो है उसको डिवाइड कर सकते हैं हम 11 से। सो 11 से डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा 13। 13 प्राइम नंबर है तो 13 1। तो इसके फैक्टर्स हमको मिल गए 5 into 7 into 11 into 13। तो ये हो गया उसका आंसर। एंड लास्ट जो क्वेश्चन है फिफ्थ नंबर का, वो है 7429। अभी यहाँ पे 7429 जो है, लास्ट में 9 आया तो 2 से डिविजिबल नहीं होगा। इसका सम देखिए क्या होता है, 7 + 4 11, 11 + 2 13, 13 + 9 यानी कि 22। 22 जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं है तो 3 से डिवाइड भी नहीं होगा, लास्ट में 9 है तो 5 से भी नहीं होगा। इसको आप 7 से डिवाइड करोगे तो 7 से भी डिवाइड नहीं होगा। ये जो नंबर है वो डायरेक्ट डिवाइड होगा 17 से। किससे डिवाइड होगा, 17 से। तो इसको अगर हम 17 से डिवाइड करेंगे सो हमको मिलेगा 437। एंड 437 जो है उसको अगर हम 17 के बाद आता है प्राइम नंबर 19, 19 से डिवाइड करते हैं तो मिलेगा 23। 23 प्राइम नंबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके फैक्टर्स हमको मिल गए 17 into 19 into 23। ये वाला जो क्वेश्चन है वो एग्जाम के लिए कौन सा है, आईएमपी क्वेश्चन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्राइम नंबर जो है वो डिविजिबल नंबर डायरेक्ट कहाँ से स्टार्ट होता है, 17 से स्टार्ट होता है, उसकी वजह से। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। Find the LCM and HCF of the following pairs and verify that LCM into HCF is equal to product of these two numbers। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है 26 and 91। हमको यहाँ पे सबसे पहले तो फाइंड आउट करना है LCM एंड HCF। तो सबसे पहले हम क्या करते थे, जो दो नंबर दिए गए हैं उसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो 26, उसके दो फैक्टर क्या हो गए, 2 into 13। उसी तरह से 91, उसके दो फैक्टर क्या हो गए, 7 into 13। अभी सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं HCF ऑफ 26 and 91 क्या हो जाएगा। HCF क्या होता है, तो HCF होता है जो कॉमन है, सिर्फ आपको वही लेना है। तो दोनों नंबर में कॉमन क्या है, 13। तो HCF क्या हो जाएगा, 13। सिंपल, HCF मिल गया 13। उसके बाद LCM ऑफ 26 and 91। एलसीएम में हम क्या करते हैं, जो कॉमन है वो तो लिखना ही है, यानी कि 13 तो लिखना ही है, लेकिन बाकी का जो बचा उसका मल्टीप्लिकेशन। तो बाकी क्या बचा, 2 into 7, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 into 7 से। तो इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमको मिलेगा 182। सो एलसीएम ऑफ 26 and 91 क्या हो जाएगा, 182। एचसीएफ मिल गया, एलसीएम मिल गया। अभी यहाँ पे हमको वेरीफाई करना है कि
एलसीएम इंटू एचसीएफ, यानी कि एचसीएफ इंटू, अगर हम एलसीएम करें, एचसीएफ क्या मिला 13, इंटू एलसीएम क्या मिला 182। तो इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2366। वो किसके इक्वल होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर, यानी कि दो नंबर क्या है 26 एंड 91। सो 26 × 91 अगर हम करेंगे तो उसका भी आंसर क्या आएगा 2366। तो इसका मतलब ये हुआ कि एच सी एफ ऑफ 26 एंड 91 इंटू, अगर हम एलसीएम ऑफ 26 एंड 91 करें तो वो जो दो नंबर है उसके मल्टीप्लिकेशन के इक्वल मिलता है। तो ये हो गया वेरिफिकेशन जो हमको चेक करने के लिए बोला गया था। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है 510 एंड 92। सबसे पहले तो वही करना है, क्या करना है, फैक्टर्स निकाल लेने हैं। सो 510, उसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं तो क्या होगा 510, इसको अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे सबसे पहले तो क्या मिलेगा 255। वापस इसको अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो हमको मिलेगा 85। अभी 85 जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं होगा, तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा 5 से। 5 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 17। 17 प्राइम नंबर है तो 17 तो फैक्टर्स हमको मिल गए 510 के 2 × 3 × 5 × 17। उसके बाद दूसरा नंबर कौन सा है 92। 92 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे 92 को तो क्या मिलेगा 46। वापस 2 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 23। 23 जो है वो प्राइम नंबर है तो 23 सो 92 के फैक्टर्स हमको मिल गए 2 × 2 × 23। सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं हम लोग एच सी एफ क्या होगा। एच सी एफ में क्या होता है, जो कॉमन है वही लिखना है। तो दोनों में देखिए कॉमन क्या है, कॉमन सिर्फ 2 है। सो एच सी एफ क्या हो जाएगा 2। एंड उसके बाद फाइंड आउट करना है एलसीएम। तो एलसीएम में क्या करना है, जो कॉमन है वो तो लिखना ही है, बाकी का जो सब बचा उसका मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे ऊपर बचा 3 × 5 × 17 इंटू नीचे क्या बचा 2 × 23। सबका मल्टीप्लिकेशन अगर हम करेंगे तो हमको आंसर मिलेगा 23460। ये हो गया एलसीएम ऑफ 510 एंड 92। तो एचसीएफ मिल गया हमको, एलसीएम मिल गया। अभी हमको चेक करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ अगर हम करें, एलसीएम इंटू एचसीएफ अगर हम करें, यानी कि 23460 मल्टीप्लाई विथ 2, यानी कि डबल हो जाएगा इसका। तो यहाँ पे हो जाएगा 46920। तो ये हो गया एलसीएम इंटू एचसीएफ। वो किसके इक्वल होना चाहिए, इन दो नंबर के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होना चाहिए। तो 510 × 92 होना चाहिए। तो हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसका भी आंसर क्या मिलेगा हमको 46920 ही मिलेगा। तो ये हो गया वेरिफिकेशन, यानी कि एलसीएम इंटू एच सी एफ वो इक्वल है 510 × 92 के। सिंपल। एंड उसके बाद आता है थर्ड क्वेश्चन, जो कि है 336 एंड 54। इसमें भी सबसे पहले तो क्या करना है, हमको फैक्टर्स निकाल लेने हैं। सबसे पहले हम लोग फैक्टर्स निकाल लेते हैं 336 के। 336 के अगर हम फैक्टर्स निकालें
सबसे पहले तो डिवाइड होगा 2 से, तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा 168। 168 है, लास्ट में 8 आया तो वापस 2 से डिवाइड होगा, तो वापस इसको अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा 84। वापस 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो मिलेगा 42। वापस 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो मिलेगा 21। 21 जो है वो 3 से डिविजिबल है, मिलेगा 771। तो 336 उसके फैक्टर्स हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम, इंटू 3 इंटू 7। उसके बाद है 54। 54 के फैक्टर निकाल लेते हैं। सो 54 सबसे पहले डिवाइड होगा 2 से तो मिलेगा 27, वापस 3 से डिवाइड होगा तो मिलेगा 9, 3, 3, 3, 1। तो 54 के फैक्टर्स मिल गए 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अभी सबसे पहले फाइंड आउट करना है HCF। तो HCF क्या होता है, दोनों में जो कॉमन है वो, तो सबसे पहले देखिए सब दोनों में 2 कॉमन है, 3 वन टाइम कॉमन है, तो कॉमन क्या हो गया, सिर्फ 2 इंटू 3, यानी कि कॉमन हो गया 6। तो HCF हो गया 6। एंड उसके बाद फाइंड आउट करना है LCM। LCM क्या होता है, जो कॉमन है वो तो लिखना ही है, यानी कि 2 इंटू 3 लिख दिया, बाकी के जो नंबर बचे उसका मल्टीप्लिकेशन, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, ऊपर वाला लिख लिया, नीचे वाला इंटू 3 इसका अगर हम मल्टीप्लिकेशन करें तो हमको मिलेगा 3024। तो ये हो गया HCF ऑफ गिवन टू नंबर। उसके बाद हमको मल्टीप्लिकेशन करना है LCM इंटू HCF। सो LCM इंटू HCF अगर हम करें तो 3024 इंटू 6 करेंगे तो हमको मिलेगा 18144। ये हो गया LCM इंटू HCF। वो किसके इक्वल होना चाहिए, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल, यानी कि 336 इंटू 54 के इक्वल होना चाहिए। इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वापस हमको वही मिलेगा 18144। तो ये हो गया वेरिफिकेशन कि LCM इंटू HCF इन दो नंबर का करेंगे तो उन दोनों नंबर के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल हमको मिलता है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है ऐसा, 12, 15 एंड 21, यहाँ पे 3 नंबर हमको दिए गए हैं, उसका हमको क्या निकालना है, LCM एंड HCF निकालना है। सबसे पहले तो वही जैसे 2 नंबर्स के लिए करते थे, सबसे पहले तो फैक्टर्स निकाल लेते हैं। सो 12, 12 के फैक्टर्स हो गए 2 इंटू 2 इंटू 3। उसके बाद 15 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं, 15 के दो फैक्टर होंगे 3 इंटू 5। एंड उसके बाद निकाल लेते हैं 21 के फैक्टर, तो वो होगा 3 इंटू 7। अभी HCF क्या होगा इसका, सो HCF में हम क्या करते थे, 3 नंबर है तो तीनों में जो कॉमन है सिर्फ वही कंसीडर करना है। तो तीनों में कॉमन क्या है देखिए, 3, 3 एंड 3, तो तीनों में कॉमन है 3। तो HCF ऑफ 3 नंबर क्या हो गया, 3। लेकिन LCM में हमको क्या ध्यान रखना है, LCM में 2 नंबर में हम क्या करते थे कि जो कॉमन है वो तो लेना ही है, एंड बाकी जो बचेगा उसका क्या लेते थे, मल्टीप्लिकेशन। लेकिन यहाँ पे 3 नंबर में ऐसा नहीं होता। यहाँ पे देखिए, 2 को इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2 रेस टू 2 इंटू 3, बाकी तो वैसे का वैसा ही रहेगा। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, जितने प्राइम नंबर है वो लिख लेने हैं। प्राइम नंबर है 2, इंटू उसके बाद है 3, इंटू उसके बाद है 5, इंटू उसके बाद है 7।
सभी प्राइम नंबर की मैक्सिमम पावर ही कंसीडर करनी है। जैसे यहाँ पे 2:2 है तो वो मैक्सिमम है, तो 2:2 आएगा। 3 यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो 3:1 आएगा। 5 यहाँ पे 1 है तो 1 ही आएगा। 7:1 यानी कि यहाँ पे 1 है तो 1 ही आएगा। ये होगा उसका एलसीएम। सबसे पहले आपको क्या करना है, जितने प्राइम नंबर है वो लिखने हैं। एंड तीन जो नंबर आपको दिए गए हैं उसमें से सभी नंबर आपको नहीं लेने हैं, जिसकी मैक्सिमम पावर है सिर्फ वही कंसीडर करना है। इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका आंसर होगा 420। एलसीएम ऑफ थ्री नंबर ये हो जाएगा 420। ये चीज यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद दूसरा नंबर दिया गया है 17, 23 एंड 19। तो इसका एचसीएफ निकालते हैं। अभी यहाँ पे जो तीन नंबर है 17, 23 एंड 29, तीनों जो है वो प्राइम नंबर है। तो इसका मतलब एचसीएफ तीनों में कुछ कॉमन तो होगा नहीं, सिर्फ कॉमन क्या होगा 1। क्योंकि 1 into 17 लिख सकते हैं, 1 into 23 लिख सकते हैं एंड 1 into 29 लिख सकते हैं। तो तीनों में कॉमन क्या आएगा, 1 into 1 into 1। तो 1 1 कॉमन आ गया। एचसीएफ क्या हो गया 1। एंड एलसीएम, एलसीएम में क्या करते हैं, सभी प्राइम नंबर का मल्टीप्लिकेशन। तो ये तीनों प्राइम है तो तीनों का मल्टीप्लिकेशन। तो 17 into 23 into 29, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा आंसर होगा 11,339। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अभी उसके बाद थर्ड क्वेश्चन क्या है, 8, 9 एंड 25। सबसे पहले तो इसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो 8 यानी कि वो हो क्या होगा, 2 into 2 into 2, यानी कि 2:3। उसके बाद है 9, तो 3 into 3 यानी कि 3:2। एंड उसके बाद है 25 यानी कि 5 into 5 यानी कि 5 का स्क्वायर। सिंपल। एलसीएम क्या होता है, सभी प्राइम नंबर लिख लेते हैं। 2, 3 एंड 5 है प्राइम नंबर, तो 2 into 3 into 5। सभी की मैक्सिमम पावर तो 2:3 है तो 2:3 आएगा। 3:2 है तो यहाँ पे 2 आएगा। 5:2 है तो 5:2 आएगा। 3:2 यानी कि होगा 8 into 2:3 यानी कि वो होगा 8। 3:2 यानी कि वो होगा 9 into 5:2 यानी कि 25। तो इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमको मिलेगा 1800। अभी इसका निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, तीनों में जो कॉमन है वो तीनों में, लेकिन कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो कॉमन क्या होता है 1। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 1। एंड एलसीएम हो जाएगा 1800। तो टू नंबर के एलसीएम एंड थ्री नंबर के एलसीएम में आपको यही चीज याद रखनी है। जब थ्री नंबर का एलसीएम निकालना है तो सबसे पहले आपको लिख लेने हैं प्राइम नंबर। एंड जो भी नंबर आपको दिए गए हैं उसमें जो प्राइम नंबर है उसकी सिर्फ मैक्सिमम पावर ही कंसीडर करनी है। फिर उसके बाद देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 कुछ ऐसा दिया हुआ है, गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 वो क्या है 9 है। एंड हमको फाइंड आउट करना है एलसीएम ऑफ 306 एंड 657। यानी कि यहाँ पे हमको एचसीएफ दिया हुआ है 9, दो नंबर हमको दिए गए हैं एंड उसको यूज करके हमको एलसीएम फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, हमारे पास एक ऐसा फॉर्मूला है कि एलसीएम ऑफ एनी टू नंबर ए एंड बी, उसका मल्टीप्लिकेशन अगर हम एचसीएफ के साथ ए इंटू बी करें तो उसका आंसर हमको क्या मिलता है, ए इंटू बी मिलता है। यहाँ पे एलसीएम हमको फाइंड करना है। सो यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं, एलसीएम ऑफ ए एंड बी, उसकी जगह पे क्या आ जाएगा 306 एंड 657 इज इक्वल टू ए की जगह पे क्या है 306 इंटू बी की जगह पे है 657 डिवाइडेड बाय एचसीएफ।
ऑफ 306 एंड 657। वैल्यूज पुट कर देते हैं तो 306 इंटू 657 डिवाइड होगा, एचसीएफ क्या है 9, तो डिवाइड बाय 9। 306 9 से डिवाइड होगा तो मिलेगा 34। सो 34 इंटू 657 अगर हम करेंगे तो हमको आंसर मिलेगा 22338। यानी कि एलसीएम ऑफ 306 एंड 657 वो क्या होगा, 55338, जो हमको फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था। ये जो क्वेश्चन है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आईएमपी क्वेश्चन है, 2 मार्कर में। इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 कुछ ऐसा है, चेक वेदर 6 raised to n can end with the digit 0 for any natural number n। यानी कि यहाँ पे 6 raised to n है, n की जगह पे अगर हम 1 से लेके इन्फिनिटी के बीच में कोई भी वैल्यू पुट करें तो किसी भी टर्म का आंसर लास्ट में 0 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो यहाँ पे हमको चेक करना है। तो ये चेक करने के लिए हमको क्या दिया गया है कि लास्ट में क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो लास्ट में 0 आता है ऐसा सबसे पहला नेचुरल नंबर कौन सा है, 10। अगर इसके दो फैक्टर निकाले हम तो क्या होंगे, 2 इंटू 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि लास्ट में 0 आने के लिए 2 भी फैक्टर में होना चाहिए एंड 5 भी फैक्टर्स में होना चाहिए। हमको यहाँ पे वैल्यूज क्या दी हुई है, 6 raised to n, क्या दिया हुआ है नंबर 6 raised to n। तो इसके दो पार्ट में हम इस तरह से लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 रेस टू n, यानी कि ये हो जाएगा 2 रेस टू n इंटू 3 रेस टू n। अभी यहाँ पे देखिए 2 रेस टू n यानी कि 2 तो फैक्टर में मिला लेकिन 5 फैक्टर में नहीं मिला। इसका मतलब ये हुआ कि 6 रेस टू n में अगर हम n की जगह पे कोई भी वैल्यू ले सो लास्ट में 0 कभी भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 2 तो फैक्टर में है लेकिन 5 फैक्टर में नहीं है, उसकी वजह से। तो आपको इतना लिखना है एग्जाम में एंड उसके बाद ये लाइन लिख लेनी है कि हियर 2 and 3 as a factors of 6 raised to n, but if last digit is 0 then we want 2 and 5 both as a factor. So for that reason 6 raised to n, n की कोई भी वैल्यू के लिए लास्ट डिजिट 0 नहीं होगा, क्योंकि 2 तो फैक्टर में है लेकिन 5 फैक्टर में नहीं है, उसकी वजह से। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ऐसा है, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। अभी यहाँ पे ये जो दो चीजें दी हुई है ये हमको चेक करना है कि ये दोनों कंपोजिट नंबर है। अब ये कंपोजिट नंबर की डिफाइन क्या थी कि जिस भी नंबर के दो से ज्यादा फैक्टर्स डिविजिबल होते हैं, यानी कि दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं या फिर दो से ज्यादा डिविजिबल नंबर होते हैं, उसको हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। एंड दूसरी डिफाइन उसकी ऐसी थी कि वो जो डिविजिबल नंबर है वो वन एंड इटसेल्फ, दोनों के अलावा ही होना चाहिए। तो यहाँ पे यही हमको चेक करना है। सबसे पहले ये देखिए, सबसे पहला नंबर दिया हुआ है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। ये एडिशन में है, इन दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं, 13 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, 7 इंटू 11
प्लस यहां से 13 निकल गया तो 1 बचा। सो 13, 77 हो जाएगा ये, +1 यानी कि 78। सो 13 × 78, 78 को फैक्टराइज करेंगे तो 13 × 78 का हो जाएगा 13 × 6। तो यहाँ पे देखिए, दो डिविजिबल नंबर या फिर दो फैक्टर क्या मिले, 6 और 13। जो ये नंबर है उसके इटसेल्फ एंड वन नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर है वो कौन सा नंबर है, कंपोजिट नंबर है। सिंपल था। उसके बाद दूसरा ये नंबर दिया हुआ है तो यहाँ पे भी आपको सेव करना है। 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। तो इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं 5, तो अंदर क्या बचा, 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 + 1। इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमको मिलेगा 5 × 1008 +1, यानी कि ये हो जाएगा 5 × 1009। एंड 1009 जो है वो क्या है, प्राइम नंबर। तो यहाँ पे दो डिविजिबल नंबर मिले, 5 एंड 1009, जो कि वन एंड इटसेल्फ के अलावा के नंबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी नंबर जो है वो क्या है, कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर की दो डिफाइन होती है। पहली, जिसके दो से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए, मोर देन 2 फैक्टर्स। एंड दूसरी डिफाइन ऐसी है कि उसके डिविजिबल जो नंबर है वो वन एंड इटसेल्फ, उसके अलावा भी नंबर होने चाहिए। तो यहाँ पे हमने ये दूसरी वाली जो कंडीशन है वो चेक की है कि वन एंड इटसेल्फ के अलावा नंबर है, यानी कि 6 एंड 13 है, एंड यहाँ पे 5 एंड 1009 है। उसके बाद आता है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो लास्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पोर्ट्स फील्ड। Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the sim. Suppose they both started at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the same point? अभी यहाँ पे देखिए, दो लोग हैं, एक तो सोनिया है, दूसरी रवि है। अभी सोनिया ने एक राउंड लगाने के लिए कितना टाइम लगता है, 18 मिनट, एंड रवि को लगता है 12 मिनट। अभी दोनों अगर एक साथ स्टार्ट करते हैं तो वापस से वहां पे आने के लिए कब वो दोनों एक साथ मीट करेंगे, वो यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो इसका मतलब यहाँ पे दोनों को वापस से मीट कराना है, तो आपको ये चीज याद रखनी है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, LCM। क्या फाइंड आउट करना है, LCM। दो नंबर कौन से है, 18 एंड 12, उसका एलसीएम फाइंड करना है। तो 18 उसके फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 × 3 × 3, ये उसके फैक्टर्स है। 12 उसके फैक्टर्स क्या है, 2 × 2 × 3। हमको क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम। एलसीएम में हम क्या करते हैं, जो कॉमन है वो वन टाइम लिखते हैं। तो कॉमन देखिए, सबसे पहले तो 2 है एंड उसके बाद 3 है। सो कॉमन है 2 × 3, एंड बाकी का जो बचा उसका मल्टीप्लिकेशन, तो × 3 × 2। सो 2 × 2 हो जाएगा 4, 3 × 3 हो जाएगा 9। सो 4 × 9 यानी कि मिलेगा 36। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि दोनों एक साथ स्टार्ट करेंगे तो 36 मिनट के बाद एक दूसरे से वापस मिलेंगे। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आपको सिर्फ दो जो नंबर दिए हुए हैं उसका क्या फाइंड आउट करना था, एलसीएम ही फाइंड आउट करना था। तो इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज है 1.1 वो यहाँ पे खत्म होती है। तो उसके बाद का जो टॉपिक है वो टॉपिक ऐसा है,
रिविजिटिंग अ इरेशनल नंबर। अभी रिविजिटिंग क्यों हुआ इरेशनल नंबर का? क्योंकि अब तक आप लोगों ने क्या पढ़ा था कि इरेशनल नंबर किसे बोलते हैं? तो ऐसे नंबर जिसको हम पी बाय क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते, उसको हम क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। इन शॉर्ट, आपको क्या पता था कि जितने रूट वाले जो सभी वैल्यूज है, यानी कि √2, √3, √5, ये सब नंबर कौन से है? इरेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि इसको हम पी बाय क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते। लेकिन पाई की जो वैल्यू है वो भी क्या है? इरेशनल है। लेकिन पाई की वैल्यू को हम ऐसा भी लिख सकते हैं 22/7, एंड उसको डेसिमल में हम ऐसा लिख सकते हैं 3.14। कंटिन्यू ऐसा चलता रहेगा। पाई की वैल्यू देखिए, हमने क्या लिखा? 22/7, तो ये पी बाय क्यू फॉर्म है। लेकिन पाई की वैल्यू तो इरेशनल है। तो ऐसा क्यों हुआ? तो यहाँ पे इरेशनल नंबर किसे बोलते हैं, वो चीज आपको याद रखनी है कि डेसिमल पॉइंट के बाद अगर जो नंबर्स है वो ऐसे इंफिनिटी तक चलते जाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। यहाँ पे देखिए 3.14 है, एंड कंटिन्यू पाई की वैल्यू इंफिनिटी तक चलेगी। यहाँ पे देखिए कैसे? 22/7 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 22 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 3 ज़ा 21 आएगा। यहाँ पे आएगा बचा 1, डिवाइड नहीं होगा तो पॉइंट लगाया। उसके बाद आएगा 0। 7 1 ज़ा 7, 10 में से 7 चला जाएगा तो 3, वापस से 0 आएगा। 7 4 ज़ा 28, वापस 2 आएगा, 0 लगाएंगे। 7 2 ज़ा 14, 6 बचा, 0 आएगा। ऐसे ही ये जो है लास्ट में डिवीजन का आंसर हमको कभी भी 0 नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नंबर डेसिमल पॉइंट के बाद इंफिनिटी तक चलते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। सेम रूट के लिए भी होता है। रूट की वैल्यू आप कैलसी में निकालोगे तो आपको इंफिनिटी तक नंबर जाते हुए वहां पे दिखेंगे। अभी यहाँ पे इरेशनल नंबर में से एक तो 1 मार्कर क्वेश्चन आता है जो बेसिक वालों के लिए होता है, स्टैंडर्ड वालों के लिए भी 1 मार्कर होता ही है। तो दोनों के लिए 1 मार्कर क्वेश्चन इरेशनल नंबर में से हमेशा पूछा ही जाता है। एंड वो आपको ऐसा पूछते हैं कि मान लो कि 3 + √9 ये इरेशनल है कि रेशनल है, आपको ये पता लगाना है। अभी यहाँ पे देखिए 3 तो रेशनल नंबर है, लेकिन √9 वो भी रेशनल है। क्यों? क्योंकि √9 को हम ऐसा लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे क्या है? स्क्वायर टर्म है। तो रूट एंड स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसल, यानी कि क्या हो जाएगा? 3 + 3, यानी कि आंसर हो जाएगा 6। यहाँ पे रूट की जो पावर होती है, रूट एंड स्क्वायर क्यों कैंसल होता है? क्योंकि अगर हमको ऐसा दिया गया है √3, इसका मतलब क्या होता है कि 3 की कितनी पावर? 1/2 पावर। हमको दिया गया था √9, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, उसकी 1/2 पावर। सो 2 पावर कैंसल हो जाएगी तो 3:1, यानी कि क्या बचा? 3। तो इस तरह से वो होता है रेशनल। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि कोई भी वैल्यू के सम में अगर आपको स्क्वायर वाली टर्म दी गई है तो वो नंबर क्या होगा? ऑलवेज रेशनल होगा। यानी कि 1 मार्कर में आपको यही पूछेंगे कि आपको जो नंबर दिया गया है वो रेशनल है कि इरेशनल है। ये 1 मार्कर क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में होता ही है। उसके बाद आपको एक ही वैल्यू याद रखनी है, पाई जो है वो इरेशनल नंबर है, 22/7। अभी यहाँ पे उसके बाद आता है जो कि सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम्पल नंबर 5 से एक्सरसाइज 1.2 के जो सारे क्वेश्चन है, जहां पे हमको प्रूव करना है कि मान लो कि √2 दिया गया है कि प्रूव √2 इज अ इरेशनल नंबर। ये जो सभी क्वेश्चन है वो सिर्फ स्टैंडर्ड वालों के लिए है।
वो वहां पे बेसिक वालों का कोई काम नहीं है। बेसिक वालों के लिए सिर्फ पहली एक्सरसाइज, उसके पहले का पार्ट एंड ये रेशनल इरेशनल वाला 1 मार्कर क्वेश्चन, सिर्फ इतना ही बेसिक स्टूडेंट के लिए है। बाकी जो स्टैंडर्ड वाले स्टूडेंट है उनको प्रूव दैट वाले सारे क्वेश्चन करने ही है। अब देखते हैं कि प्रूव दैट वाले क्वेश्चन जो है वहां पे हम कैसे प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे आपने एक चीज नोटिस की होगी कि पाई की जो वैल्यू है वो 22/7 है। सो 22 और 7, उन दोनों में कॉमन फैक्टर कौन सा है? तो कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी कि HCF जो है दोनों का क्या है, 1 है। 22/7 में कुछ भी कॉमन नहीं आता है। लेकिन आप ऐसा बोलोगे कि जैसे कि हमने ले लिया 2/5, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इन दोनों में भी HCF क्या है, 1 है। लेकिन ये नंबर क्या है, रेशनल है कि इरेशनल? तो इसको अगर हम 2 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करें तो 4/10, यानी कि क्या होगा, 0.4। तो इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के बाद ये स्टॉप हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। तो आपको दोनों कंडीशन याद रखनी है कि कॉमन फैक्टर जो है, कॉमन डिवाइजर जो है वो सिर्फ 1 होना चाहिए एंड डेसिमल पॉइंट के बाद इंफिनिटी तक चलना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तभी हम बोल सकते हैं कि हमको दिया गया जो नंबर है वो इरेशनल नंबर है। अभी एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको आसानी से ख्याल आएगा। सबसे पहला थियरम के बाद एक एग्जाम्पल दिया गया है कि प्रूव दैट √2 इज अ इरेशनल नंबर। हमको ये प्रूव करना है कि √2 जो है वो इरेशनल नंबर है। हमको तो पता ही है कि √2 क्या है, रूट में वैल्यू है तो इरेशनल है। लेकिन प्रूव कैसे करना है, ये मोस्ट IMP क्वेश्चन है 2 मार्कर के लिए, स्टैंडर्ड वालों के लिए। चलिए देखते हैं तो इसको कैसे प्रूव करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे हमको क्या कर देना है, ये जो हमको प्रूव करना है उससे उल्टा सपोज कर लेना है कि सपोज √2 इज रेशनल नंबर। सबसे पहले हमने क्या किया कि √2 को सपोज कर लिया कि रेशनल नंबर है। अभी रेशनल नंबर है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसको P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि √2 इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, A/B लिख सकते हैं। अभी 20 इस साइड डिवीजन में है, सामने की साइड चला जाएगा तो मल्टीप्लाई में, यानी कि √2B इज इक्वल टू A हो जाएगा। दोनों साइड यहाँ पे रूट को निकालने के लिए दोनों साइड क्या ले लेते हैं, स्क्वायर ले लेते हैं। तो दोनों साइड स्क्वायर लेंगे तो यहाँ से रूट निकल जाएगा, यानी कि 2B² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A²। 2B² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A²। अभी यहाँ पे देखिए कि ये जो है 2 को सामने की साइड भेज देते हैं तो B² इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, A²/2। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर A² 2 से डिविजिबल है तो A भी क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे अगर A जो है वो 2 से डिविजिबल है तो A के मल्टीपल में भी क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, A इज इक्वल टू 2C लिख सकते हैं, क्योंकि A जो है वो 2 से डिविजिबल है। तो A के मल्टीपल में क्या होगा, 2 तो होगा ही, उसके बाद कुछ वैल्यू होगी। तो हमने यहाँ पे A इज इक्वल टू क्या ले लिया, 2C। अभी ये A की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं A की जगह पे, तो क्या हो जाएगा, सो B² इज इक्वल टू हो जाएगा 2C² डिवाइड बाई 2। तो 2 का स्क्वायर होगा 4 एंड C का हो जाएगा C² डिवाइड बाई 2, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2 से। सो यहाँ पे हमको मिल गया 2C² इज इक्वल टू B²। अभी इस 2 को सामने की साइड भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा, C² इज इक्वल टू B²/2। अभी यहाँ पे देखिए हमारे पास जो दो स्टेटमेंट है वो काम के ये वाले हैं, एक तो ये वाला स्टेटमेंट एंड दूसरा ये वाला स्टेटमेंट। कि देखिए क्या हुआ कि A जो है, A² जो है वो 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब A भी 2 से डिविजिबल होगा। यहाँ पे B² जो है वो 2 से डिविजिबल है तो B भी 2 से डिविजिबल होगा। अगर A भी 2 से डिविजिबल है,
बी भी 2 से डिविजिबल है, तो कॉमन डिवाइजर क्या मिला, 2 भी यहाँ पे हमको मिला। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, हियर बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, therefore b is also divisible by 2, लिख सकते हैं ऐसा। सेम उसी तरह से ए स्क्वायर के लिए, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, therefore a is also divisible by 2, लिख सकते हैं ऐसा। अभी यहाँ पे देखिए कि क्या हुआ कि ए भी 2 से डिविजिबल है, बी भी 2 से डिविजिबल है, लेकिन हमने आगे क्या देखा था कि जो इरेशनल नंबर होता है उसमें सिर्फ कॉमन डिवाइजर क्या होता है, डिविजिबल सिर्फ 1 से होना चाहिए, कॉमन डिवाइजर सिर्फ 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कॉमन डिवाइजर क्या मिला, 2 भी मिला। सो देयरफॉर ए एंड बी हैव 2 as a कॉमन फैक्टर, उसका कॉमन फैक्टर एक क्या मिला हमको, 2 भी मिला। लेकिन हमको तो पता है कि √2 क्या है, इरेशनल है। ए अपॉन बी का कॉमन डिवाइजर क्या मिला, 2 मिला, तो ये क्या हो गया, रेशनल हो गया। तो कभी भी इरेशनल इज इक्वल टू रेशनल नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने क्या किया, कॉन्ट्राडिक्ट किया। तो इसका मतलब हमने जो सपोज किया था वो क्या है, गलत है। तो सही क्या होगा, अगर कोई नंबर रेशनल नहीं है तो ऑप्शन क्या बचा, इरेशनल। तो हमको जो √2 दिया गया है वो क्या है, इरेशनल नंबर है। तो आपको उसके बाद लिखना है, बट दिस contradict the fact that A and B have no common factor other than 1। ये क्या है, कॉन्ट्राडिक्ट स्टेटमेंट है। देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि √2 इज इरेशनल नंबर। जब आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, 2 मार्कर क्वेश्चन है, जहां पे ये जो 4 स्टेटमेंट है वो मोस्ट आईएमपी है। अगर आपने यहां तक किया तो आपको इसका 1 मार्क ही मिलेगा। तो आपको ये 4 स्टेटमेंट के लिए 1 मार्क के लिए लिखने ही पड़ेंगे। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। सपोज, सबसे पहले तो सपोज करना है कि √2 जो है वो क्या है, रेशनल नंबर है। तो उसको हम ए बाय बी फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सामने की साइड भेजा, स्क्वायर किया, तो हमको बी स्क्वायर इज इक्वल टू मिला A² बाय 2, यानी कि ए जो है वो 2 से डिविजिबल है। 2 से डिविजिबल है यानी कि मल्टीपल ऑफ 2 होगा। सो ई इज इक्वल टू, सपोज किया 2C, उसकी वैल्यूज यहाँ पे पुट की, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी क्या मिला, 2C², यानी कि C² इज इक्वल टू B² बाय 2। तो यहाँ पे हमने प्रूव किया कि ए भी 2 से डिविजिबल है, बी भी 2 से डिविजिबल है, यानी कि दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, 2। लेकिन हमको पता है कि इरेशनल होने के लिए क्या होना चाहिए, कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होना चाहिए, यानी कि हमने √2 जो सपोज किया था रेशनल, वो क्या है, गलत है। तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड वाले स्टूडेंट को ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, आपको ये चीज याद रखनी है कि कैसे स्टेप बाय स्टेप इसको प्रूव करना है आपको। तो उसके बाद देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। जैसे हमने ऊपर प्रूव किया कि √2 को जैसे प्रूव किया, वैसे ही √3 को प्रूव करना है। सिर्फ √2 की जगह पे क्या लिखना है, √3 लिखना है। जैस सभी जो क्वेश्चन है प्रूव दैट वाले, वहां पे मेथड सेम ही है, सिर्फ वैल्यूज चेंज होती रहेगी। यहाँ पे देख लेते हैं इसको कैसे प्रूव करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5, प्रूव दैट √3 इज ए इरेशनल नंबर। वहां पे जैसे किया था सेम वैसे ही, सबसे पहले तो सपोज कर लेते हैं कि सपोज √3 इज रेशनल नंबर। तो सबसे पहले हमने सपोज कर लिया कि रेशनल नंबर है। अभी ये रेशनल नंबर होगा, इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं। तो दो वैल्यूज ले लेते हैं, A/B इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं,
इज इक्वल टू √3। बी को सामने की साइड भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा ए इज इक्वल टू √3 बी। अभी रूट को हटाने के लिए दोनों साइड क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर यानी कि 3 हो जाएगा, एंड बी का स्क्वायर। 3 को सामने की साइड भेज देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बाय 3 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अभी यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट मिला वो हमारे लिए काम का है। कैसे कि ए स्क्वायर जो है वो 3 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए बी क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। अगर ए जो है वो 3 से डिविजिबल है, तो ए के मल्टीपल में भी क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं ऐसा कि ए इज इक्वल टू 3 इंटू कोई टर्म होगी सी। ये जो वैल्यू है वो वापस यहाँ पे पुट करनी है। सो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए की जगह पे क्या पुट कर देंगे, 3c। तो 3c उसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9c डिवाइडेड बाय 3, 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा c का स्क्वायर। सो 3c² मिला। सी स्क्वायर यहाँ पे रखते हैं, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, b² बाय 3। अभी यहाँ पे हमारे पास ये स्टेटमेंट काम का है, ये स्टेटमेंट काम का है, क्यों। यहाँ पे देखिए क्या हुआ कि ए स्क्वायर भी 3 से डिविजिबल है, तो ए भी 3 से डिविजिबल होगा। बी स्क्वायर भी 3 से डिविजिबल है, तो बी भी 3 से डिविजिबल होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हियर, यहाँ पे हमको लिखना है हियर ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, therefore a is also divisible by 3 होगा। सेम उसी तरह से लिखना है कि बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, therefore b is also divisible by 3। लेकिन हमको पता है कि हियर a and b both have common फैक्टर। क्या मिला कॉमन फैक्टर, 3। लेकिन हमको पता है कि इरेशनल नंबर में सिर्फ कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, 1 ही होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमको क्या मिला, 3 भी कॉमन फैक्टर मिला। सो हियर ए एंड बी बोथ हैव 3 एज अ कॉमन फैक्टर, बट इन irrational number there is only 1 as a common factor। therefore this is the contradict statement। ये इरेशनल है, इज इक्वल टू ये क्या हो गया, कॉमन फैक्टर मिला, लेकिन ये कभी भी ट्रू नहीं है। क्योंकि अगर √3 इरेशनल है, तो कॉमन फैक्टर सिर्फ क्या होना चाहिए, 1 ही होना चाहिए। लेकिन हमको तो 3 भी क्या मिला, कॉमन फैक्टर में मिला। तो हम लिख सकते हैं कि therefore द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट एंड √3 इज, अगर रेशनल नहीं है तो क्या बचा, इरेशनल। तो √3 क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। तो इस तरह से आपको प्रूव करना है। मेथड सेम है, जैसे √2 के लिए किया वैसे भी किसके लिए करना है, √3 के लिए करना है। सबसे पहले रेशनल सपोज करना है, यानी कि a/b फॉर्म में लिख सकते हैं। सिंप्लीफाई करोगे तो a² बाय 3 इज इक्वल टू क्या मिला, b²। उसी तरह से c² इज इक्वल टू b²बाय 3, यानी कि a भी 3 से डिविजिबल है, b भी 3 से डिविजिबल है। कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 3। लेकिन इरेशनल में कॉमन फैक्टर क्या होता है, सिर्फ 1 होता है, तो कॉन्ट्राडिक्ट स्टेटमेंट है। तो ये क्या हो जाएगा, √3 क्या हो जाएगा, अगर रेशनल नहीं है तो क्या हो जाएगा, इरेशनल। उसके बाद देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 उसी तरह सेम ही है, लेकिन इसको जो प्रूव करने का मेथड है वो थोड़ा अलग है। कैसे, देखिए कि प्रूव दैट 5 माइनस √3 इज अ इरेशनल नंबर। अब तक हमको क्या दिया गया था, √2 √3 सिर्फ कांस्टेंट सिंगल नंबर दिए गए थे, लेकिन यहाँ पे दो टर्म है 5 माइनस √3, इसको प्रूव करना है इरेशनल नंबर। वहां पे जो मेथड था उससे बहुत ही इजी मेथड ये वाला है।
वहां पे जो करते थे वही सेम करना है। सबसे पहले तो जो नंबर दिया गया है उसको हमको सपोज कर लेना है कि सपोज 5 - √3 इज रेशनल नंबर। ये नंबर क्या है? रेशनल है। सबसे पहले तो ये हमने सपोज कर लिया। अभी रेशनल है इसका मतलब क्या हुआ कि इसको P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी कि दो इंटीजर ले लेते हैं, A/B इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 5 - √3। अभी यहाँ पे हम √3 को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो √3 इस साइड माइनस है, सामने की साइड चला जाएगा तो प्लस होगा। यानी कि √3 इज इक्वल टू ये इस साइड आएगा तो 5 - क्या होगा? A/B होगा। अभी आप लोग जल्दी जल्दी में क्या करते हो वो मैं दिखाता हूं। यहाँ पे आप लोग क्या करते हो, 5 को सामने की साइड भेज देते हो, तो A/B -5 इज इक्वल टू लिख लेते हो √3। लेकिन यहाँ पे साइन जो है वो इम्पोर्टेंट है। साइन यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस की साइन आती है, तो ही ये स्टेटमेंट क्या है? सही है। अगर प्लस की साइन रखते हो तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो वहां से ही आपका सारा क्वेश्चन क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि रूट में अगर माइनस की साइन है तो उसको सामने भेजना है तो वो प्लस होगी, एंड रेशनल जो नंबर है उसको इस साइड लेना है। अभी यहाँ पे एलसीएम में ले लेते हैं बी, तो डिवीजन में आ जाएगा बी। बी यहाँ पे मल्टीपल में तो क्या हो जाएगा? 5B - A। सो यहाँ पे देखिए, ये जो है वो क्या है? √3। √3 क्या है? इरेशनल। यहाँ पे ए एंड बी इंटीजर है तो ये नंबर क्या हो जाएगा? रेशनल। तो ये स्टेटमेंट क्या है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। कैसे? कि इरेशनल नंबर इज इक्वल टू कभी भी रेशनल नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये हुआ, आपको यहाँ पे ऐसा स्टेटमेंट लिखना है, हियर 5B - A/B इज रेशनल बट √3 इज irrational, therefore the statement is incorrect। सो हम लिख सकते हैं कि हमने जो सपोज किया था वो क्या है? गलत है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 - √3 अगर रेशनल नहीं है तो क्या होगा? इरेशनल। सो हमने प्रूव कर दिया कि 5 - √3 क्या है? इरेशनल नंबर है। इसके बाद आता है एग्जाम्पल नंबर 7। तो एग्जाम्पल नंबर 7 भी आगे जैसे क्वेश्चन किए वैसा ही है, लेकिन इसको प्रूव करने का जो मेथड है वो बहुत ही सिंपल है। प्रूव दैट 3 √2 इज अ इरेशनल नंबर। जैसे आगे हमने किया वैसे ही करना है। सबसे पहले क्या करना है, हमको जो नंबर दिया जाए उसको सपोज कर लेना है कि सपोज हमको क्या प्रूव करना है? इरेशनल, तो इसको रेशनल सपोज कर लेते हैं कि √3 √2 जो है वो क्या है? इज रेशनल नंबर। सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं कि 3 √2 जो है वो क्या है? रेशनल नंबर है। अगर ये रेशनल नंबर है तो इसको हम P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी कि दो इंटीजर ले लेते हैं A एंड B। सो A/B इज इक्वल टू क्या होगा? 3 √2 होगा। सो 3 को डिवीजन में लिख लेते हैं तो A/3B इज इक्वल टू क्या हो गया? √2। ए एंड बी क्या है? इंटीजर से नंबर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या हो जाएगा? रेशनल। लेकिन √2 जो है वो क्या है? इरेशनल है। तो यहाँ पे ये दोनों, ये जो स्टेटमेंट है, ये वाली इक्वेशन वो क्या है? गलत इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि कभी भी इरेशनल नंबर इज इक्वल टू कभी भी रेशनल नंबर नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये लाइन लिखनी है यहाँ पे, हियर A/B A/3B इज रेशनल बट √2 is irrational. So from that we can say that this statement is contradict our suppose किया हुआ जो है उसको। So अगर 3 √2 जो है वो रेशनल नहीं है तो बाकी क्या बचा? इरेशनल। तो 3 √2 इस क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर। सिंपल सा मेथड है, इसको सॉल्व करने के लिए 2 मार्क का क्वेश्चन है। तो उसके बाद
आती है हमारी एक्सरसाइज 1.2। तो एक्सरसाइज 1.2 के जो सारे क्वेश्चन है वो स्टैंडर्ड वालों के लिए ही है। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 1.2 में सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा दिया हुआ। प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर। जैसे हमने √2 के लिए किया, √3 के लिए किया, वैसे ही सेम पैटर्न यहाँ पे फॉलो करना है √5 के लिए। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या करते थे हम, सबसे पहले तो यहाँ पे इरेशनल प्रूव करना है, तो इसका उल्टा हमको क्या करना है, सपोज करना है। तो सपोज कर लेते हैं सबसे पहले। तो सपोज √5 इज रेशनल नंबर। अगर √5 जो है वो रेशनल नंबर है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, a/b, दो इंटीजर ले लिए, यानी कि रेशनल नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √5। बी इस साइड डिवीजन में है, सामने की साइड चला जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। सो a इज इक्वल टू √5b। अभी रूट को अगर हटाना है तो दोनों साइड क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो बोथ द साइड अगर हम स्क्वायर लेते हैं तो ये हो जाएगा a² इज इक्वल टू 5b²। 5 इस साइड मल्टीप्लिकेशन में है, सामने की साइड चला जाएगा तो डिवीजन में, यानी कि a² बाय 5 इज इक्वल टू b²। ये जो स्टेटमेंट है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अभी यहाँ पे देखिए a² जो है वो 5 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए बी क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम ऐसा लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू 5 इंटू सम कॉन्स्टेंट, क्योंकि डिविजिबल बाय 5 है, सो 5 के मल्टीपल में भी होगा। सो ये जो वैल्यू है 5c वो यहाँ पे एक ही जगह पे रिप्लेस करते हैं। सो b² इज इक्वल टू एक ही जगह पे आ जाएगा 5c उसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5। 5 का स्क्वायर होगा 25, सी का स्क्वायर होगा c² डिवाइडेड बाय 5। 25 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा 5 से, तो मिलेगा 5c²। यहाँ पे 5 इस साइड मल्टीपल में है, सामने की साइड चला जाएगा तो डिवीजन में, यानी कि c² इज इक्वल टू क्या मिलेगा, b²/5। तो ये भी स्टेटमेंट जो है वो हमारे लिए यूजफुल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए b² जो है वो 5 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि b भी 5 से डिविजिबल होगा। ए भी 5 से डिविजिबल है, बी भी 5 से डिविजिबल है, यानी कि दोनों का कॉमन फैक्टर क्या होगा, 5 होगा। सो यहाँ पे आपको उसके बाद लिखना है कि हियर a² इज डिविजिबल बाय 5, सो a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। उसी तरह से सेम b² के लिए लिखना है, b² इज डिविजिबल बाय 5, so b is also divisible by 5। यानी कि here a and b both have common factor 5, but we know that in irrational number there is only one as a common factor। सो हमको पता है कि इरेशनल नंबर में सिर्फ कॉमन फैक्टर क्या मिलता है, 1 मिलता है, लेकिन यहाँ पे तो हमको 5 भी मिला। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि ये रेशनल है लेकिन ये इरेशनल है, तो हमने जो सपोज किया था वो ट्रू नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर नंबर रेशनल नहीं है तो क्या होगा, इरेशनल। सो फ्रॉम दैट वी कैन से दैट √5 इज इरेशनल नंबर। तो हमको जो प्रूव करना था वो यहाँ पे हमने प्रूव कर लिए। कुछ लोग क्या करते हैं एग्जाम में यहाँ तक प्रूव करते हैं उसके बाद लिख लेते हैं सो √5 इज रेशनल नंबर, लेकिन ये जो तीन जो स्टेटमेंट है अगर आप उसको लिखने के बाद ये लिखोगे, ये जो तीन स्टेटमेंट है उसका 1 मार्क होता है, ये जो है उसका 1 मार्क होता है, तो उसके हिसाब से आपको एग्जाम में लिखना है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 कुछ ऐसा दिया हुआ है, प्रूव दैट
3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर। जैसे आगे वाले क्वेश्चन के लिए किया वैसे ही सेम यहाँ पे करना है आंसर। सबसे पहले तो क्या करना है, सपोज करना है कि सपोज 3 + 2√5 इज रेशनल नंबर। अभी 3 + 2√5 जो है वो रेशनल नंबर है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं A/B इज इक्वल टू 3 + 2√5। अभी यहाँ पे क्या करना है, √5 को आपको सब्जेक्ट बनाना है, तो सबसे पहले यहाँ पे +3 हो उसको सामने की साइड भेज दे हैं। सो A/B +3 सामने जाएगा तो -3 इज इक्वल टू 2√5 होगा। यहाँ पे इसका एलसीएम होगा तो यहाँ पे b से मल्टीप्लाई होगा। सो A-3b/b इज इक्वल टू 2√5। 2 इस साइड मल्टीपल में है, सामने की साइड चला जाएगा तो डिवीजन में। सो हम ऐसा लिख सकते हैं A-3b/2b इज इक्वल टू √5। अभी यहाँ पे a एंड b जो है वो क्या है, इंटीजर्स है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये p/q फॉर्म है, यानी कि ये जो नंबर है वो क्या है, रेशनल नंबर है। एंड ये जो है वो कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर। यानी कि ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। क्यों ऐसा, क्योंकि कभी भी इरेशनल नंबर इज इक्वल टू रेशनल नंबर नहीं हो सकता। सो हियर यहाँ पे आपको यही लाइन लिखनी है, हियर A-3b/2b इज रेशनल नंबर बट √5 इज इरेशनल। सो हम कह सकते हैं कि हमने जो सपोज किया है वो यहाँ पे क्या है, गलत है। यानी कि 3 + 2√5 जो है वो रेशनल नहीं है, तो क्या बचा, इरेशनल। यानी कि 3 + 2√5 जो है वो क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। ये वाला सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही आसान तरीके से आपको इस तरह से उसको सॉल्व कर देना है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमको दिया गया है प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल नंबर। जैसे आगे वाले क्वेश्चन के लिए क्या कि प्रूव करना है इरेशनल नंबर है, वैसे ही सिर्फ यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए गए हैं उसके लिए करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है 1/√2। इसको प्रूव करना है कि ये जो नंबर है वो क्या है, इरेशनल नंबर है। तो जैसे आगे वाले क्वेश्चन के लिए किया सेम उसी मेथड को फॉलो करना है। यहाँ पे सबसे पहले तो हम सपोज कर लेते हैं कि सपोज 1/√2 जो है वो क्या है, रेशनल नंबर है। तो अगर ये नंबर रेशनल है तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं A/B कोई इंटीजर है इज इक्वल टू 1/√2। √2 यहाँ पे मल्टीपल में चला जाएगा, बी इस साइड मल्टीपल में, यानी कि ये हो जाएगा √2a इज इक्वल टू बी। अभी रूट को हटाने के लिए दोनों साइड क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो दोनों साइड स्क्वायर लेंगे तो ये हो जाएगा 2a² इज इक्वल टू b²। ये 2 इस साइड डिवीजन में है, सामने मल्टीपल में है, सामने की साइड चला जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, यानी कि a² इज इक्वल टू b²/2। यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है वो हमारे लिए यूजफुल है। यहाँ पे देखिए क्या हुआ कि b² जो है वो 2 से डिविजिबल है, तो बी भी क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। अगर बी जो है वो 2 से डिविजिबल है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके मल्टीपल में भी होगा, यानी कि बी इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 2 × सम कांस्टेंट c। ये जो बी की वैल्यू है वो यहाँ पे पुट कर लेते हैं, तो हम ऐसा लिख सकते हैं A² इज इक्वल टू 2c उसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, c का हो जाएगा c² डिवाइडेड बाय 2। ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2 से, तो यहाँ पे मिलेगा 2c²। अगर हम इस 2 को सामने की साइड भेज दे तो c² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A²/2। यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी हमारे लिए यूजफुल है। कैसे, यहाँ पे देखिए क्या हुआ कि हियर A² is divisible by 2, therefore a is also divisible by 2 हम लिख सकते हैं। A² 2 से डिविजिबल है तो ये भी क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। सेम उसी तरह से B² इज डिविजिबल बाय 2, therefore b is also divisible by 2।
ये इसका मतलब ये हुआ कि ए भी 2 से डिविजिबल है, बी भी 2 से डिविजिबल है, यानी कि दोनों का कॉमन फैक्टर क्या मिल गया? 2। सो ए एंड बी बोथ हैव कॉमन फैक्टर अस 2। दोनों का कॉमन फैक्टर क्या मिला? 2। लेकिन हमको पता है कि इरेशनल नंबर में क्या होता है, सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 होता है। बट इन irrational number there is only one as a common factor। सो हमने जो सपोज किया था वो क्या है? गलत है। सो इसका मतलब 1/√2 अगर रेशनल नहीं है तो बाकी क्या बचा? इरेशनल। सो हम लिख सकते हैं कि 1/√2 इज इरेशनल। तो इसी तरह से सिंपल है, आपको फॉलो करना है। जैसे √2 के लिए किया, √3 के लिए किया, √5 के लिए लिख किया, वैसे ही सेम 1/√2 के लिए मेथड फॉलो होगा। अभी उसके बाद आता है थर्ड क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे भी हमको वही क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल नंबर। उसमें सेकंड क्वेश्चन है 7√5। 7√5 को हमको इरेशनल प्रूव करना है। तो जैसे सभी क्वेश्चन के लिए किया वैसे ही पैटर्न को फॉलो करना है। सबसे पहले तो हमको सपोज करना है, सपोज 7√5 इज रेशनल नंबर सपोज कर लेना है। अभी ये 7√5 जो है वो अगर रेशनल नंबर है तो हम लिख सकते हैं a/b इज इक्वल टू 7√5। 7 इस साइड मल्टीपल में है, सामने की साइड चला जाएगा तो डिवीजन में, यानी कि a/7b इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? √5। अभी यहाँ पे a एंड b जो है वो क्या है? इंटीजर्स है, यानी कि ये जो है वो क्या है? रेशनल नंबर है। एंड √5 जो है वो हमको पता है कि रेशनल नंबर है। सो इसका मतलब ये हुआ कि ये स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग है। कि a/7b यानी कि रेशनल कभी भी इक्वल टू इरेशनल के नहीं हो सकता। सो इसका मतलब ये हुआ, आपको यहाँ पे यही लिखना है, हियर a/7b इज रेशनल बट √5 इज irrational। सो फ्रॉम दैट वी कैन से दैट जो हमने सपोज किया है वो क्या है? गलत है। अगर 7√5 रेशनल नहीं है तो बाकी क्या बचा? इरेशनल। सो 7√5 डायरेक्ट क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर। तो इस तरह से आपको 2 मार्कर के लिए ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। के बाद आता है लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर, थर्ड का थर्ड क्वेश्चन। वहां पे भी हमको थर्ड क्वेश्चन में दिया गया है 6 + √2। इसको प्रूव करना है कि ये जो नंबर है वो क्या है? इरेशनल नंबर है। जैसे बाकी सब क्वेश्चन के लिए किया वैसे ही सेम। सबसे पहले तो यहाँ पे जो हमको नंबर दिया गया है उसको क्या कर लेना है? सपोज कर लेना है कि सपोज 6 + √2 जो है वो रेशनल नंबर है, यानी कि 6 + √2 इज अ रेशनल नंबर। हमने क्या किया? रेशनल नंबर सपोज कर लिया। अभी ये अगर रेशनल नंबर है तो इसको हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि दो इंटीजर ले लेते हैं, a/b इज इक्वल टू 6 + √2। यहाँ पे √2 को अगर हम सब्जेक्ट बनाए तो 6 जो है वो इस साइड प्लस है, सामने की साइड चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा। यानी कि a/b - 6 इज इक्वल टू √2। b इस साइड डिवीजन में है, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? a - 6b/b इज इक्वल टू √2 लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। अभी यहाँ पे देखिए हुआ क्या, ये जो नंबर है वो क्या, कौन सा नंबर है? रेशनल नंबर। एंड √2 जो है वो क्या है? इरेशनल नंबर। तो कभी भी इरेशनल नंबर इज इक्वल टू रेशनल नहीं हो सकता। ये स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग है। अगर ये स्टेटमेंट रॉन्ग है तो हम कह सकते हैं कि 6 + √2 क्या है? इरेशनल नंबर है। सो यहाँ पे उसके बाद आपको ये दो लाइन लिखनी पड़ेगी, हियर a - 6b/b इज रेशनल बट √2 is irrational. So from that we can say that
अगर 6 + √2 रेशनल नहीं है तो बाकी क्या बचा, इरेशनल। सो 6 + √2 इज डायरेक्ट क्या हो जाएगा, इरेशनल। तो इसको प्रूव करने का यही मेथड है कि अगर नंबर जो हमने लिया है वो रेशनल नहीं है तो बाकी बचा इरेशनल, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। तो ये था चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन।